कि वहां के वर्कर्स चुप चुप के उसको कंज्यूम करने लगे। तब से उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा तेजी से गिरनी शुरू हो चुकी है। मुंबई के कुछ आउटलेट्स में ये कंप्लेंट आई कि वहां के कस्टमर्स की चॉकलेट में से कुछ कुछ कीड़े निकले हैं। बट 2010 में कैडबरी के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो ना तो वहां अंदर काम करने वाले वर्कर्स ने सोचा था और ना ही कैडबरी के चेयरमैन ने। इंडिया का सबसे जाना माना सुपरस्टार और भरोसेमंद चेहरा, इस तरीके से वहां के लोग जब भी इस चॉकलेट को परचेज करते थे तो उन्हें पैट्रियटिज्म की फीलिंग आती थी। कैडबरी बोलते ही आप सब लोगों के दिमाग में क्या पिक्चर आती है? आई नो आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में पिक्चर आती है डेयरी मिल्क चॉकलेट की। बट क्या आप लोग जानते हो कि कैडबरी की शुरुआत एक चॉकलेट के तौर पे नहीं बल्कि एक हेल्थ ड्रिंक के तौर पे हुई थी। दरअसल कैडबरी की शुरुआत हुई थी 1824 में इंग्लैंड के बिर्मिंघम शहर में, जहां सबसे पहले ये एक हेल्थ ड्रिंक के तौर पे बेची जाती थी जॉन कैडबरी के द्वारा। जॉन कैडबरी वहां का एक दुकानदार था जो हेल्थ ड्रिंक को बेचता था और ये ड्रिंक इतनी ज्यादा टेस्टी होती थी जिसके अंदर कोको बटर, मिल्क और शुगर का यूज होता था। लोग दूर दूर से ट्रैवल करके आते थे इसको पीने के लिए और इसको खरीदने के लिए, भले ये मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा महंगी होती थी। यहाँ पर कहीं ना कहीं जॉन को इस चीज का अंदाजा हो चुका था कि इस बिजनेस से वो लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाला है और बहुत ज्यादा अमीर बनने वाला है, और वो हुआ भी। लगभग 17 साल के अंदर ही उसने अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का प्लान कर लिया और अपनी सबसे पहली फैक्ट्री शुरू करी, जिस फैक्ट्री के अंदर वो 11 तरीके का कोकोआ और 16 तरीके की हॉट चॉकलेट बनाता था और उसे अलग अलग दुकानों में बेचता था। यहां से उसका धंधा छप्पड़ फाड़ के चल रहा था और पैसों की बारिश हो रही थी। बट एक दिन वहां के वर्कर्स ने कुछ ऐसा नोटिस किया जिसके बाद चॉकलेट इंडस्ट्री हमेशा के लिए बदल गई। दरअसल वहां के वर्कर्स एक दिन जब कोको बटर को प्रोड्यूस कर रहे थे तो कुछ स्पेयर मटेरियल बच गया, और ये स्पेयर मटेरियल चॉकलेटी था और काफी सॉलिड फॉर्म में था। इसको ड्रिंक्स के अंदर तो यूज नहीं किया जा सकता था, बट वहां के लोगों ने जब इसे टेस्ट करके देखा तो उन्हें इसका टेस्ट इतना ज्यादा अच्छा लगा कि वहां के वर्कर्स चुप चुप के उसको कंज्यूम करने लगे। एक दिन फाइनली वहां के ओनर ने इस चीज को नोटिस किया और उन्होंने जब इसे कंज्यूम किया तब उन्हें पता लगा कि इसका कितने तगड़े तरीके से यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसका टेस्ट हॉट चॉकलेट और कोको से काफी ज्यादा डिफरेंट था। इसके अंदर मिल्क की मात्रा बहुत ज्यादा थी और फाइनली 1905 में दुनिया की सबसे पहली चॉकलेट बेची गई। इस चॉकलेट में मिल्क काफी ज्यादा क्वांटिटी में था और इसीलिए इसका नाम पड़ गया डेयरी मिल्क। यहां तक कि कैडबरी अपनी मार्केटिंग, अपने बिजनेस स्ट्रेटेजीज और अपनी पैकेजिंग तक में इतना ज्यादा स्मार्ट था कि इसको कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता था। उन्होंने अपनी पैकेजिंग में 2 कलर्स का यूज किया था जो थे पर्पल और गोल्डन कलर, जो कहीं ना कहीं एक ट्रिब्यूट थे वहां की महारानी क्वीन विक्टोरिया के लिए। इस तरीके से वहां के लोग जब भी इस चॉकलेट को परचेज करते थे तो उन्हें पैट्रियटिज्म की फीलिंग आती थी। ऐसे ही धीरे धीरे करके कैडबरी अलग अलग देशों में आज जाता चला गया और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता चला गया। फाइनली 1948 के अंदर इंडिया के अंदर भी कैडबरी की एंट्री हो गई। बट जब ये शुरुआत में आया था तो ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं था, जिसके रीजन बहुत ज्यादा सिंपल थे। इंडिया में ऑलरेडी डेजर्ट्स और मिठाइयों का इतना बड़ा मार्केट था जो ऑलरेडी बहुत सारे हलवाई, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने हाथ में रखते थे। ऐसे में मार्केट से किसी और चॉकलेट की एंट्री लेना बहुत ज्यादा मुश्किल था। बट कैडबरी इतना ज्यादा स्मार्ट था कि उसने ज्यादा टाइम नहीं लगाया इंडिया के अंदर भी ग्रो कर। 1994 आने तक फाइनली कैडबरी की भी धीरे धीरे पॉपुलैरिटी इंडिया में बढ़नी शुरू हो गई और इनका एक सुपर प्रोडक्ट डेयरी मिल्क चॉकलेट जो है वो मशहूर हुआ उनके एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स, उनकी क्रिएटिविटी और उनके जिंगल्स की वजह से। कैडबरी ये जानता था कि अगर उन्हें इंडिया में पेनिट्रेट करना है तो उन्हें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी का यूज करना पड़ेगा और किसी न किसी तरीके से अटेंशन को ग्रैब करना पड़ेगा। लोगों को होमली फीलिंग आनी चाहिए इसको खाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास मिठाइयों के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो उन्होंने डायरेक्टली मीठा वर्ड से ही कैडबरी को जोड़ने की कोशिश करी और यहाँ से शुरुआत हुआ कुछ मीठा हो जाए कैंपेन की। सब ठीक चल रहा था, धीरे धीरे कैडबरी ग्रो कर रहा था, बट अचानक से 2003 में कुछ ऐसा हुआ जिससे इनकी सेल्स 30% तक गिर गई। एक्चुअली 2003 में मुंबई के कुछ आउटलेट्स में ये कंप्लेंट आई कि वहां के कस्टमर्स की चॉकलेट में से कुछ कुछ कीड़े निकले हैं। ये न्यूज भारत के हर न्यूज चैनल पर रिपीट में बार बार चलाई जा रही थी और जितनी तेजी से ये न्यूज फैल रही थी उतनी ही ज्यादा तेजी से कैडबरी के सेल्स भी गिर रही थी और कैडबरी की रेप्यूटेशन भी खराब होती जा रही। बात इस हद तक पहुंच गई कि एफडीए ने कैडबरी का सारा स्टॉक फैक्ट्रीज के अंदर ही सीज कर दिया। जवाब के तौर पे कैडबरी ने भी सामने से ये बोला कि ये जो कीड़े निकले हैं ये कीड़े कहीं ना कहीं हमारी मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम नहीं रही है, प्रॉब्लम रही है रिटेलर्स के स्टोरेज में, क्योंकि दुकानदारों ने स्टोरेज सही से मेंटेन नहीं किया, अच्छी कंडीशंस में नहीं रखा, इसी तरीके से कीड़े वहां पनप गए। तो एफडीए ने भी जवाब दिया कि चलो मान लिया कि वहां पर प्रॉब्लम जो है वो रिटेलर्स की है और दुकानदारों को ध्यान देना चाहिए था, बट अगर पैकेजिंग ठीक से हुई होती
और अगर प्रॉपर एयर टाइट फॉर्म में हुई होती तो ये कीड़े आते ही नहीं। भले ही मैन्युफैक्चरिंग में गड़बड़ ना हो, भले ही आप हाइजीनिक तौर पे सारी चीजें करते हो, बट पैकेजिंग में कहीं ना कहीं कुछ तो लूज रह गया, जिसकी वजह से ये चॉकलेट्स एयर टाइट नहीं थी और इसके अंदर से कीड़े निकलने शुरू हो गए। इस कंट्रोवर्सी ने कैडबरी को घुटने के बल गिरा दिया और इसके बाद उनके लिए खड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। बट ऑब्वियसली ये वीडियो है लर्निंग को लेकर के कि किस तरीके से कैडबरी इतनी ज्यादा तेजी से ग्रो हुआ और आप और मैं किस तरीके से हमारे बिजनेसेस के अंदर ये चीजें सीख सकते हैं। वापस से दोबारा कैडबरी खड़ा हुआ और खड़े होने के लिए उसने कुछ टेक्निक्स अपनाई। सबसे पहले उन्होंने अपना पीआर कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम था विश्वास। ये एक ऐसा एजुकेशनल इनिशिएटिव था जिसमें 1,90,000 से ज्यादा दुकानदार इन्वॉल्व थे। बेसिकली इस प्रोजेक्ट में इनका काम होता था कि जितने भी दुकानदार, रिटेल आउटलेट्स, होलसेलर्स और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन सब जगहों पे क्वालिटी चेक करना, हाइजीन का ध्यान रखना और होलसेलर्स और रिटेलर्स को बाकायदा इस चीज की ट्रेनिंग देना कि किस तरीके से वो इन प्रोडक्ट्स को एक ऐसे एनवायरनमेंट में रख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स खराब ना हो। कस्टमर्स के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने फैक्ट्स अबाउट कैडबरी नाम का एक पूरा का पूरा एड पब्लिश किया, जिसके अंदर वो बताते थे कि कैडबरी ने क्या क्या नए इनिशिएटिव्स लिए कि दोबारा से इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए एंड कैडबरी कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है अपने कस्टमर्स को खुश और सेटिस्फाइड रखने के लिए। इस तरीके से कैडबरी और कस्टमर्स के बीच में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ी और कस्टमर्स का ट्रस्ट भी धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू हुआ कैडबरी को लेकर। यहाँ तक कि उन्होंने अपना टोल फ्री नंबर और अपनी ईमेल आईडी भी दे दी जिससे कस्टमर्स डायरेक्टली कैडबरी से कनेक्ट कर सकते थे। और फिर आया एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसकी वजह से कैडबरी की सेल्स जो 30% गिरी थी वो 60% तक जंप कर जाती है। हुआ कुछ ऐसा कि 2004 में कैडबरी ने अपने हर प्रोडक्ट में डबल पैकेजिंग इंट्रोड्यूस करी। ये एडवांस पैकेजिंग इससे पहले इंडिया में कभी भी कोई भी लेकर नहीं आया था। कैडबरी इस पैकेजिंग को लेकर काफी ज्यादा खर्चा भी कर रहा था और लगभग 15 करोड़ रुपए उस जमाने में सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग की मशीनरी के ऊपर खर्चा कर दिया था। ये सारी की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ एड्स के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही थी और मीडिया का भी बहुत इफेक्टिवली यूज किया जा रहा था कि जो न्यूज चैनल्स रिपीट मोड पे दिखा रहे थे कि किस तरीके से चॉकलेट से कीड़े निकले, वही न्यूज चैनल्स अब रिपीट मोड में ये दिखा रहे थे कि किस तरीके से कैडबरी क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है अपने कस्टमर्स का ध्यान रखने के लिए। ये पैकेजिंग लगभग कैडबरी को 15% महंगा पड़ रहा था। इसके बावजूद कैडबरी ने अपने कस्टमर्स का विश्वास जीतने के लिए अपनी प्राइसिंग को 1% भी नहीं बढ़ाया। जनता का विश्वास वापस पाने के लिए उन्होंने कुछ मीठा हो जाए कैंपेन दोबारा से लॉन्च किया और इस बार अपने कैंपेन का चेहरा बनाया अमिताभ बच्चन को, इंडिया का सबसे जाना माना सुपरस्टार और भरोसेमंद चेहरा। यहां से मानो कैडबरी के लिए एक नई ऊंचाइयां आनी शुरू हो चुकी थी। कैडबरी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी इतने ज्यादा पावरफुल साबित हुए कि आज कैडबरी इंडियन मार्केट का 70% मार्केट शेयर तक ओन करता है। डेयरी मिल्क ने अपना टारगेटेड ऑडियंस भी इतने ज्यादा स्मार्टली चूज किया था कि उन्हें पता था कि अगर उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों से पैसा कमाना है तो उन्हें सबसे बड़ा टारगेटेड ऑडियंस चूज करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस लॉन्च किए। ये बच्चों के लिए बॉर्नवीटा और वाओवी ले आए, जो यंग कपल्स थे उन लोगों के लिए डेयरी मिल्क सिल्क ले आए, जो थोड़े ज्यादा ऐसे लोग थे जो थोड़े ज्यादा पैसे कमाते थे या हायर इनकम ग्रुप था उन लोगों के लिए बॉर्नविल ले आए और ज्यादा जो बिल्कुल मैच्योर लोग थे उन लोगों के लिए कैडबरी सेलिब्रेशंस के डब्बे ले आए। इन शॉर्ट कैडबरी ये कहता है कि मुझे सब लोगों से पैसे कमाने। ज्यादातर कंपनीज के लिए ये अप्रोच कहीं ना कहीं खतरनाक भी साबित होती है, बट फॉर्चुनेटली कैडबरी के लिए ये इतनी ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुई कि आज वो इतना बड़ा नाम बन चुका है। बट कैडबरी की सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ है इनकी स्मार्ट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का भी। ये चाहते तो सिर्फ एक इंस्टाग्राम हैंडल बना सकते थे कैडबरी का, सिर्फ एक इंस्टाग्राम हैंडल, एक फेसबुक, एक ट्विटर, एक सोशल मीडिया पे सिर्फ एक हैंडल, बट नहीं, इन्हें चाहिए था कि हम अपने ब्रांड्स को इफेक्टिवली लॉन्च करें और इसीलिए उसी अम्ब्रेला के नीचे इन्होंने अलग अलग इंस्टाग्राम हैंडल्स लॉन्च किए। जैसे डेयरी मिल्क का अलग सोशल मीडिया हैंडल, ओरियो का अलग, बॉर्नवीटा का अलग, जेंट्स का अलग और सारे प्रोडक्ट्स का इंडिविजुअल लेवल पे, जिससे अपने ब्रांड्स को ये इफेक्टिवली प्रमोट कर सकते हैं। इनफैक्ट नई नई सिचुएशंस और नए नए सिनेरियोस को लेकर इनकी मार्केटिंग टीम इतनी ज्यादा एक्टिव रहती है कि जैसे ही लॉकडाउन आया इन्होंने मेक वे फॉर प्ले करके एट होम विद ओरियो कैंपेन लॉन्च कर दिया। इस कैंपेन के अंदर बेसिकली इनका मकसद ये था कि आप घर पे ही बैठे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, लॉकडाउन है, तो क्यों ना ओरियो के साथ आप अपनी कोई वीडियो बनाओ प्लेफुल मैनर में उसे खाते हुए और उस वीडियो को आप इस हैशटैग के साथ अपलोड कर सकते हो अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे। लोगों ने बढ़ चढ़ के इसका यूज किया क्योंकि ज्यादातर लोग खाली थे, घर में अकेले थे और कुछ ना कुछ प्लेफुल करने का उन्हें यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। वैलेंटाइंस डे आया तो इन्होंने कपल के लिए हाउ फार विल यू गो फॉर लव कैंपेन लॉन्च कर दिया। यहाँ तक कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स को इंप्रेस करने के लिए इन्होंने अपने एड के अंदर कार्तिक आर्यन, जो कि नेशनल क्रश है इंडिया का, उस चेहरे का यूज किया। दिवाली या रक्षाबंधन आया तो ये कैडबरी सेलिब्रेशंस का डब्बा ले आए कि अब मिठाई खाने की क्या जरूरत है, लो चॉकलेट खाओ, अपने भाई बहनों को खिलाओ, अपने माता पिता को खिलाओ और अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर। इनफैक्ट आप लोगों को एक फन फैक्ट बताता हूँ, कैडबरी ने पर्पल कलर के कंप्लीट राइट्स ले लिए थे कि कोई और पर्पल कलर का अपने किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग में यूज ना कर ले। इस मुद्दे को लेकर के नेस्ले कैडबरी को घसीटते हुए कोर्ट में लेके गया और फाइनली कोर्ट ने भी अनाउंस किया कि यार कलर पे किसी का कॉपीराइट कैसे हो सकता है,
कलर तो कोई भी यूज कर सकता है, तो वहां पर नेस्ले ये केस जीत गया और आज हाल ऐसा है कि आज कोई भी कंपनी पर्पल कलर यूज कर सकती है अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए। बट 2010 में कैडबरी के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो ना तो वहां अंदर काम करने वाले वर्कर्स ने सोचा था और ना ही कैडबरी के चेयरमैन ने। 2010 में कैडबरी को क्राफ्ट फूड्स ने एक्वायर कर लिया। नाउ क्राफ्ट बेसिकली बहुत सारे डिविजन्स में से एक डिवीजन है क्राफ्ट हाइंस कंपनी का। नाउ क्राफ्ट की वर्थ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसमें टोटल 20 से ज्यादा अलग अलग ब्रांड्स थे, जिसमें से हर ब्रांड का एनुअल रेवेन्यू 8,000 करोड़ से ज्यादा। नाउ द क्वेश्चन इज कि इतना बड़ा ब्रांड होने के बावजूद भी वो कैडबरी को क्यों एक्वायर करना चाहते थे। वेल, इस बात को आगे वीडियो में जानेंगे, बट पहले ये जान लेते कि कैडबरी बिल्कुल नहीं चाहता था कि इसे कोई भी एक्वायर करे। कैडबरी के चेयरमैन ने स्ट्रांगली अपना स्टेटमेंट रखा था कि वी आर नॉट फॉर सेल। उन्होंने हर तरीके से क्राफ्ट के दिए ऑफर को ठुकराने की कोशिश करी। एक पूरी की पूरी एडवाइजरी टीम बैठा दी गई थी जो इस चीज से डील करे कि क्राफ्ट किस तरीके से कैडबरी को एक्वायर नहीं कर सकता। क्राफ्ट ने यहां तक कि अपना ऑफर भी रखा 745 पेंस पर शेयर का, जिस ऑफर को कैडबरी ने ठुकरा दिया ये कहकर कि ये हमारी कंपनी को अंडर वैल्यू कर रहे हैं। बट एक्चुअली क्राफ्ट का भी कैडबरी को एक्वायर करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। दरअसल क्राफ्ट का प्लान था अपनी कंपनी को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना, जिसमें एक पार्ट था ग्रोसरी बिजनेस और दूसरा था स्नैक्स बिजनेस। क्राफ्ट को ये चाहिए था कि वो अपने स्नैक्स बिजनेस को और ज्यादा बड़े लेवल पे स्केल कर पाए और अक्रॉस नेशंस, अलग अलग नेशंस में पहुंचा पाए, जो कैडबरी के बिना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। क्राफ्ट चाहता था कि वो कैडबरी की ब्रांड वैल्यू का यूज करके अपने बाकी प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर पाए और आगे जोर शोर से अलग अलग देशों में लेके जा पाए, वो भी इजीली। दरअसल क्राफ्ट जानता था कि कैडबरी के ज्यादातर शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को किस प्राइस पॉइंट पे बेचने वाले हैं। मैक्स टू मैक्स उसे ये पता था कि अगर 830 पेंस पर शेयर का प्राइस अगर उसे ऑफर किया गया तो ज्यादातर शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेचकर निकल जाएंगे, और ठीक वैसा ही क्राफ्ट ने किया। क्राफ्ट ने 840 पेंस पर शेयर का प्राइस ऑफर किया कैडबरी के शेयर होल्डर्स को, और शेयर होल्डर्स ने अपने सारे शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया। फाइनली $11.9 बिलियन में डील डन हो गई और क्राफ्ट ने कैडबरी को एक्वायर कर। हालांकि बहुत सारे कस्टमर्स का ये भी कहना है कि जब से क्राफ्ट ने कैडबरी को एक्वायर किया तब से उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा तेजी से गिरनी शुरू हो चुकी है। टेस्ट में बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस है। पहले क्वालिटी जितनी ज्यादा अच्छी थी, अभी उस लेवल की क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पा रहा है कैडबरी। यहाँ तक कि जहां से कैडबरी की शुरुआत हुई थी, यूके में भी बहुत ज्यादा तेजी से कैडबरी की सेल्स गिरती जा रही है। वेल, अगर आप चाहते हो कि आप इस केस स्टडी का दूसरा पार्ट भी देख पाओ तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और ज्यादा पावरफुल बिजनेस केस स्टडीज आप सब लोगों के लिए लेकर के आ पाऊं।